Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to Destiny Commerce Academy. तो आप सभी के लिए पीजीटी कॉमर्स की जो प्रिपरेशन कर रही हैं उन सभी के लिए जो सब्जेक्टिव एग्जाम जो आपका होना है उस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रही हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो पहले आप जो ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। आपको डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी नाम से आपको ऐप मिल जाएगी प्ले स्टोर में जाके, और वहां पर आप इंस्टॉल कीजिए और कोर्स के अंदर आप इनरोल कर सकते हो, जहां से आपको सारे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड हो जाएंगे सब्जेक्टिव पेपर के रिगार्डिंग। ठीक है। और जिन भी स्टूडेंट्स को जो वीडियो लेक्चर एक बार अटेंड करना है तो वो आप अटेंड कर सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। फर्स्ट टाइम में जो हमने क्वेश्चंस करवाए थे पीजीटी कॉमर्स का, जो आपकी वैकेंसी आई थी जिसके अंदर 15 स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हुआ है, आप सभी को पता ही होगा। अगर आपने यूट्यूब पे देखा होगा तो उन्हीं स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के साथ हम हमारे एक्सपीरियंस के साथ आपको ये क्वेश्चंस करवाएंगे। क्वेश्चंस के अंदर सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, किस टाइप से आपको अटेम्प्ट करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेक्चर के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो क्वेश्चंस हमारे चलेंगे वो बेसिक टू एडवांस चलेंगे, यानी कि बेसिक से भी क्वेश्चन आएंगे, आपके प्लस वन प्लस टू के लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे, और आपके यूजीसी नेट लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे। मेन डिपेंड करता है कि जो आपके जो क्वेश्चंस है वो आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये चीजें आपको सीखनी है। देखिए, आपको कंटेंट आता है, आपने ऑब्जेक्टिव पेपर को भी क्लियर किया है, अभी आप ऑब्जेक्टिव पेपर देके भी आए हो। देन बात आती है सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव के अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए होते हैं उसको आप किस तरीके से अटेम्प्ट करते हो, सिर्फ आपको ये बातें सीखनी है। और ये सब जो बातें सीखी जाएगी और जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे वो तभी हो पाएगा जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, डेली रूटीन के अंदर क्वेश्चंस को पढ़ोगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है। ओके। सो देखिए, अगर कोई भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है इनरोलमेंट करने में, कोर्स को परचेज करने में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8708021109 पर। ठीक है। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, व्हाट आर लिक्विड एसेट्स। सबसे पहले आपको बताना है लिक्विड एसेट क्या होती है। गिव एग्जांपल एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एसेट एंड करंट एसेट्स। तो आपके इसी टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पेपर के अंदर आएंगे। पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए प्रीवियस ईयर के अंदर भी जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी हमने एनालाइज किया है। उसी टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पूछा गया कि लिक्विड एसिड होती क्या है और उसका एग्जांपल आपको देने हैं। तो यहाँ पर जो भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सबसे पहले तो आपको उसी का आंसर करना है। ठीक है। हर एक जो बिजनेस होता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एसेट्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए यूज की जाती है। जो एसेट्स विद इन 1 ईयर आप बोल सकते हो, या फिर विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर जब आप उसको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो तो उसको हम बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। जैसे कि सेल और इन्वेंट्री, मनी इन बैंक, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अदर आइटम्स, जो कि हम बहुत जल्दी यानी कि शॉर्ट टर्म के अंदर कैश के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं विद इन 1 ईयर आप बोल सकते हो, जिसको हम बोलेंगे लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स आल्सो रेफर्स टू एज करंट एसेट्स ऑन अ बैलेंस शीट, यानी कि करंट एसेट्स भी होती है बैलेंस शीट के अंदर। सो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे बिजनेस की लिक्विड एसेट्स कितनी है। डे टू डे के जो ऑपरेशंस होते हैं, जो ऑपरेशन कॉस्ट होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसको बियर अप करने के लिए क्या हमारे पास इनफ लिक्विड एसेट्स है या नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हमें एक्सप्लेन करना है, डिफरेंस हमें बताना है लिक्विड एसेट्स का और करंट एसेट्स का। सो मेन क्वेश्चंस के अंदर क्या आता है कि आपको बेसिक से पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि वही की पॉइंट जो होते हैं पेपर के अंदर पूछे जाते हैं आपसे, उन्हीं की पॉइंट का आपको लर्न करना है और वही कंसेप्ट आपको आने चाहिए। तो आइए देखिए, हम बेसिक सा डिफरेंस कर लेंगे दोनों के बीच में, लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। आइए देखिए, डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो कुछ डिफरेंस यहाँ पे दिया गया। नंबर वन इज अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा, जो करंट एसेट्स होती है उसका खुद का सेक्शन होता है बैलेंस शीट के अंदर, जबकि अगर लिक्विड एसेट्स की बात करते हैं तो वो लिस्टेड होती है अंडर द करंट एसेट्स। नंबर सेकंड पे हम बात करते हैं इन्वेंट्री की। सो इन्वेंट्री इज यूजुअली नॉट कंसीडर अ लिक्विड एसेट्स। इन्वेंट्री को हम यूज नहीं करते एज अ लिक्विड एसेट्स, स्पेशली इफ इट कैन नॉट बी सोल्ड क्विकली और इजीली, यानी कि जो हमारे पास इन्वेंट्री होती है वो स्पेशली यानी कि क्विकली या फिर इजीली जो है हमारी सोल्ड नहीं हो सकती। ठीक है।
however if you think if it is sold at profit within a year, अगर आप उसको within a 1 year अगर आप उसको सोल्ड कर देते हो, इजीली आप सोल्ड कर देते हो, तो वो क्या मानी जाएगी? लिक्विड एसेट मानी जाएगी। नेक्स्ट देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो प्रीपेड जो एक्सपेंस होते हैं वो आपके करंट एसेट्स होते हैं, बट दे आर नॉट कंसीडर लिक्विड, क्योंकि वो लिक्विड कंसीडर नहीं किए जाते, क्योंकि आप उसको शॉर्ट टर्म के अंदर या फिर क्योंकि हम उसको कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब अगर बात करते हैं हम करंट एसेट्स की बात करेंगे, करंट एसेट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, डे टू डे ऑपरेशन के लिए। लिक्विड एसेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी, यानी कि लिक्विड एसेट्स जरूरी होती है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, और शॉर्ट टर्म के जो भी आपकी लाइबिलिटीज होती है, अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंस होते हैं उसको बियर अप करने के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिफरेंस रहा है, और जिसके अंदर हमने देखिए आप नोट डाउन करते रहिए जैसे जैसे हम किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेन तो यही रहेगा कि आपको क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, वो चीजें आपको आनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले पूछा लिक्विड एसेट्स क्या होती है, उसकी एग्जांपल बताने थे, देन हमें डिफरेंस बताना था। डिफरेंस के अंदर भी जो की पॉइंट होते हैं वही हमें बताने, कुछ भी ऐसे वैसे कुछ भी नहीं लिखना पेपर के अंदर, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना, जो भी पूछा गया है हमें टू द पॉइंट उसका आंसर देना है। और टू द पॉइंट आप तभी आंसर दे पाएंगे जब आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, जब आपने पूरा का पूरा जो कंटेंट है उसको रीड आउट किया है। ठीक है, आपको कंटेंट की भी वीडियो मिल जाएगी अलग से, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव जो पेपर है उसकी वीडियो भी आपको अलग से मिल जाएगी, जहां पर लेक्चर प्रोवाइड होंगे, आपको साथ में पीडीएफ प्रोवाइड होगी, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी। जो जिसके लिए सुटेबल है, जिसको हिंदी मीडियम से पढ़ना है वो हिंदी वाली डाउनलोड कर सकता है, जिसको इंग्लिश मीडियम से पढ़ना है वो आप इंग्लिश मीडियम वाली डाउनलोड कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पर्पज एंड प्रोसेस ऑफ ऑडिट, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हमें पर्पज बताना है, फिर प्रोसेस बतानी है ऑडिट की। अब मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्या है कि हमें सबसे पहले तो ऑडिट का ही पता होना चाहिए कि ऑडिट होती क्या है। ठीक है, सो जो ऑडिट होती है वो आपकी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कोई भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ऑडिटिंग जो होती है वो जरूरी होती है हर एक बिजनेस के लिए। अब कोई भी जो बिजनेस है रिवेन्यू अर्न कर रहा है, कोई भी जो कंपनी है वो रिवेन्यू अर्न कर रही है, तो वो कैसे पता चलेगा? जब कंपनी की ऑडिट होती है। ठीक है, जहां से पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तो वहीं से वो हर एक बिजनेस के लिए जरूरी होता है। और गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अंदर भी जरूरी है, गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन होता है, अगर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती है बिजनेस के अंदर, ठीक है, तो भी उस टाइम पर भी आपके लिए जो ऑडिट है वो जरूरी हो जाती है। ऑडिट के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज करना या फिर एग्जामिन करना, कंपनी का जो फाइनेंशियल डाटा है वो कैसा है, वेरीफाई करना क्या आपने जो एक्चुअल के अंदर जो एक्सपेंस हुए, एक्चुअल के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हुई है, क्या वो रियली में बिजनेस के अंदर हुई है या सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर शो कर रखी है। तो ये सारी जो ट्रांजेक्शन होती है उनको चेक किया जाता है ऑडिट के अंदर। और जो थर्ड पार्टी है उसको भी हेल्प होती है। मान लीजिए सपोज कोई भी इन्वेस्टर है, कोई भी आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या देखेगा? ऑडिट रिपोर्ट देखेगा ना, कि कंपनी की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो कैसी है। अब एक जो ऑडिट रिपोर्ट है वो कैसी होनी चाहिए? उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टर है वो ट्रस्ट कर सके आपकी कंपनी के ऊपर और आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, एंड बेसिकली अगर बात करते हैं ऑडिट की, तो ऑडिट का मेन पर्पज यही रहता है कि सभी जो इन्वेस्टर होते हैं उनको अट्रैक्ट करना या फिर थर्ड पार्टी को बिलीव हो आपके कंपनी के ऊपर। One of the major reason to conduct an audit to ensure the company abide to by the legal protocols, यानी कि जो भी लीगल रूल रेगुलेशन बना रखे हैं ऑडिट के रिगार्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी ऑडिट होती है। ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी ऑडिट होती है जो कि आपकी हेल्प करती है, जो भी लीगल रूल रेगुलेशन बना रखे हैं तो वो भी आपको फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट हम प्रोसेस की बात करेंगे, ऑडिट प्रोसेस की बात करेंगे। ऑडिट की प्रोसेस क्या रहती है? नंबर 1 इज अ प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हम प्लानिंग करते हैं, समटाइम कॉल्ड अ सर्वे और प्रीमियरली रिव्यू भी हम बोल सकते हैं। देन फील्ड वर्क, यानी कि एक्चुअल फील्ड के अंदर जाके काम करना, वहां पर सारी रिपोर्ट जो है वो एनालाइज करना, उसको कलेक्शन करना डाटा को। नेक्स्ट फिर ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करना एंड फॉलो अप द रिव्यू। तो ये आपकी स्टेजेस होती है, आपकी प्रोसेस भी पूछी जा सकती है। प्रोसेस आपको एक्यूरेटली लिख के आनी है, क्योंकि प्रोसेस आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और प्रोसेस को एज इट इज आपको लर्न
होनी चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट इज वैल्यू एडिड टैक्स? वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है, जिसको हम वैट बोलते हैं। एंड नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस बताना है वैट में और जीएसटी में, दोनों का डिफरेंस हमें बताना है, क्या डिफरेंस रहेगा। अगर हम वैट की बात करते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स की हम बात करते हैं, तो वैल्यू एडिड जो टैक्स है वो वेरियस स्टेजेस पर लगता है। कोई भी जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वहां पर क्या लगता है, वैट लगता है। जो डिफरेंट वैट रेट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो डिफरेंट टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज होती है उसके ऊपर डिफरेंट वैट लगता है, यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स लगेगा। जैसे कि कुछ जो प्रोडक्ट होता है वहां पे वैट आपका एग्जम्प्टेड भी होता है। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम किया गया है, आपको ये चीजें समझनी है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले वैट के बारे में बता दिया, फुल फॉर्म बता दी, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं वो बता दिया। उसके बाद आपको इसके बारे में बता दिया गया कि वैट होता क्या है। देन नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये भी बता दिया गया कि जो कुछ जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसपे वैट जो है वो एग्जम्प्ट होते हैं, जैसे कि सोल्ट हो गया, खादी हो गया। कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं यूजुअली हाई जो प्राइस के होते हैं, जैसे गोल्ड सिल्वर, वहां पर वैट जो लगेगा 1% लगेगा। गुड्स ब्रॉड आर यूज मोर फ्रीक्वेंटली, जिसको हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली, ज्यादा बार यूज करते हैं, टी हो गया, मेडिसिन होगी, कुकिंग ऑयल हो गया, तो वो अट्रैक्ट करता है वेट को 4 to 5%। तो यहाँ पर हमें वेट के बारे में ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है शॉर्ट पैराग्राफ के अंदर ही। ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा लॉन्ग पैराग्राफ लिख रखा है, तो यहाँ पे शॉर्ट के अंदर ही मोस्टली जो इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कर दी गई है। अब अगर हम जीएसटी की बात करते हैं, तो जीएसटी क्या होता है, जीएसटी एक तरीके का आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि डिफरेंट टाइप के जो टैक्स है उसको रिप्लेस करके बना है आपका जीएसटी। जीएसटी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया 1 जुलाई को इन द ईयर ऑफ द 2017। ये आपको लर्न करना है कि इंट्रोड्यूस कब किया गया। और अगर हम बात करते हैं वैट की और जीएसटी की बात करेंगे, यानी कि दोनों के या तो डिफरेंस की बात करेंगे, तो सबसे पहले हमने वैट के बारे में भी बात कर ली, अभी हम जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं। वैट की तरह से ही होता है आपका जीएसटी भी, बट जीएसटी आपका एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि मैनेज किया जाता है। डिफरेंट टाइप के जो पहले टैक्स लगते थे उनकी जगह पे अब एक ही टैक्स लगा दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी सिस्टम के अंदर क्या होगा, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज गेट लीव्ड at every point of sale if the transaction of a commodity is between state। अगर आपकी कोई भी जो कॉमोडिटी है उसकी जो ट्रांजेक्शन हो रही है, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, देखिए सेकंड लाइन के अंदर, कोई भी जो कॉमोडिटी जिसकी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं बिटवीन अगर टू स्टेट है, सो गवर्नमेंट इंपोज करती है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अगर आपकी विद इन अ स्टेट के अंदर अगर आप सप्लाई कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट को, देन आपका क्या लगता है, दो कंपोनेंट जो टैक्स होगा वो हो गए, उसके पास हो गए टू कंपोनेंट, जैसे कि सेंट्रल जीएसटी और आपका स्टेट जीएसटी। यूनियन टेरिटरी की हम बात करते हैं तो उन ट्रांजेक्शन्स के अंदर होता है आपका यूनियन टेरिटरी जीएसटी आपका एप्लीकेबल होगा। देन आइए हम थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं, जो भी हमसे पूछा गया है वैट और जीएसटी का हमें डिफरेंस पूछा गया है, तो डिफरेंस क्या होगा, नंबर 1 इज आर डेट ऑफ कमिंसमेंट। अगर कमिंसमेंट की हम बात करते हैं, सो वेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1 अप्रैल 2005। और अगर जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया आपका 1 जुलाई 2017। नंबर 2 पे हम बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्सेशन रेट एंड लो। टैक्सेशन रेट एंड लो की बात करेंगे तो जो आपका वैट है यानी कि वैल्यू एडिड जो टैक्स रेट है एंड टैक्सेशन लो अंडर इट इज डिफरेंट फॉर, यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है या किन्नी की डिफरेंट रहता है ईच स्टेट के अंदर, जबकि जो जीएसटी है आपका, जीएसटी का रेट क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा ईच स्टेट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फिर देखिए, थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे। जो भी डिफरेंसेस आपको पता है वही डिफरेंसेस आपको लिख के आने, लेकिन प्रॉपर तरीके से लिख के आने हैं। पहले आपको पॉइंट लिखना है, देन आपको डिफरेंस लिखना है कि इस पॉइंट का दोनों पॉइंट्स के अंदर क्या क्या डिफरेंस रहेगा। देन अगर हम बात अथॉरिटी की करते हैं तो अथॉरिटी के अंदर क्या आएगा, सिंस द स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट द वैट, यानी कि क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करते हैं वैट, दे हैव टोटल अथॉरिटी ओवर द टैक्स प्रोसीड। जबकि अगर हम जीएसटी की बात करते हैं तो सेंट्रल जीएसटी होता है और आपका स्टेट जीएसटी होता है, जो कि कलेक्ट करते हैं एवरी सेल एंड टैक्स अमाउंट, देन गेट वेरिफिकेट बिटवीन टू गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और आपकी स्टेट गवर्नमेंट।
नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट, मोड ऑफ पेमेंट की बात करेंगे तो वैट जो है आपका ओनली एंड ओनली ऑफलाइन मोड से होता था, और अगर जीएसटी की बात करते हैं तो वो दोनों से होता है, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। नेक्स्ट है कॉम्प्लायंस की बात करेंगे। कॉम्प्लायंस का मतलब होता है अनुपालन करना, ठीक है, यानी कि कॉम्प्लायंस जो सिस्टम रहता है मूवमेंट ऑफ द गुड्स के रिगार्डिंग बिटवीन स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। और अगर हम जीएसटी की बात करते हैं तो कॉम्प्लायंस सिस्टम क्या रहेगा, फॉर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स बिटवीन स्टेट इज सिमिलर अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, ठीक है। सो ये बेसिक से कुछ डिफरेंस आपको दिए गए हैं, कुछ ऐसे आपके हार्ड डिफरेंस नहीं है, जो भी बेसिक से डिफरेंस होते हैं वही डिफरेंस आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। टैक्स कलेक्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सेलर स्टेट, और यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी विद द कंज्यूमर स्टेट। सेवेंथ पॉइंट है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट की हम बात करेंगे तो वेट के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बेनिफिट है वो उसको आप क्लेम कर सकते हो, बट जीएसटी के अंदर आप बेनिफिट को, जो इनकम टैक्स क्रेडिट का जो बेनिफिट है वो अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको ये बेसिक सा डिफरेंस दिया गया है, जो भी क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है आपको वन बाय वन करके उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है कि किस तरीके से हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको यही सब चीजें आनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज अ कैपिटल एसेट्स, डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स। वैसे तो ये आपके बेसिक से क्वेश्चंस है, ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आप बोल सकते, बट आपको जो लिखने का जो तरीका है, जिस तरीके से आपको लिखना है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। डेली रूटीन में आपको क्वेश्चंस लिख के देखने पड़ेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ताकि आपको वर्डिंग मिले कुछ ना कुछ लिखने के लिए। और मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आप लॉजिकली किस तरीके से उस क्वेश्चन को लिखोगे, है ना। क्योंकि फर्स्ट टाइम जो हमने जो बैच है वो जो लास्ट जो हमारा बैच गया है पीजीटी कॉमर्स के रिगार्डिंग, वहां पर हमारे पास कोई आइडिया नहीं था। आइडिया आप मान सकते हो कि एक्चुअली के अंदर किस तरीके का जो एग्जाम है वो आएगा वो नहीं था, हम ऐसे एस्टिमेट ही लगा रहे थे, हम उससे जो प्रीवियस हुआ था उसके बेसिस के ऊपर कर रहे थे। बट अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है हम उसी एक्सपीरियंस के साथ हम करेंगे। जो प्रीवियस जो एग्जाम हुआ है, जो वो स्टूडेंट्स दे के आए हैं उस एग्जाम को, उसी के बेस पर हम हमारी आज की प्रिपरेशन करेंगे। सो बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी, सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे, सारा का सारा जो भी आपका कंटेंट है, कंटेंट के अंदर से कोई भी क्वेश्चन आपका रिमेनिंग नहीं रहेगा, ठीक है। सो जल्दी से जल्दी आप इनरोलमेंट कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट इनरोल करना चाहते हैं या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी इनरोल करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए कोर्स के अंदर। देन फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कैपिटल एसेट्स पूछे आपसे कि क्या होती है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे लिक्विड एसेट, कैपिटल एसेट्स जो होती है वो उनका आपका इक्वल या फिर इंपॉर्टेंट रोल होता है कोई भी बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए। कैपिटल एसेट्स की अगर बात करते हैं तो कैपिटल एसेट्स यूज होती है मेक अ मोर मनी, यानी कि ज्यादा मनी को मनाने के रिगार्डिंग। ये आपकी फाइनेंशियल एसेट्स हो सकती है, टेंजिबल एसेट्स हो सकती है, ह्यूमन कैपिटल एंड ब्रांड कैपिटल हो सकती है। अगर बात करते हैं हम टेंजिबल एसेट्स की, तो टेंजिबल एसेट्स के अंदर इंक्लूड होगा जिसको आप टच कर सकते हो, लाइक आपकी मशीनरी हो गया, आपका फर्नीचर हो गया। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की। ह्यूमन कैपिटल के अंदर जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज या पीपल जो काम कर रहे हैं वो क्या हुए, कंपनी के रिगार्डिंग रिसोर्स हुए कंपनी के। और ब्रांड कैपिटल की अगर बात करते हैं तो ब्रांड कैपिटल वो कौन सी कैपिटल होगी जो कि आपका, जिससे कि आपकी पहचान है, जिससे आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग जानते हैं। फिर हम बात करते हैं कैपिटल एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स आर सेम थिंग, यानी कि कैपिटल एसेट्स और आपकी जो फिक्स एसेट्स है वो आपकी सेम थिंग कैसे है वो हमें थोड़ा सा यहाँ पे बता रखे है, तो किस तरीके से हम पढ़ेंगे आइए देखिए। दे बोथ लॉन्ग टर्म एसेट्स, जो ये होती है आपकी लॉन्ग टर्म की एसेट्स होती है, शॉर्ट टर्म की नहीं होती। मान लीजिए आपने मशीनरी लगा ली तो कोई आप वो ये तो है नहीं कि वो शॉर्ट टर्म के लिए उसको आप चेंज कर दोगे, लॉन्ग टर्म के लिए ही होती है। फर्नीचर सेट कर लिया, क्या हुआ, लॉन्ग टर्म के लिए आपने सेट किया है अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मली उसकी परचेज और सेल कर रही हो, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं कैपिटल एसेट्स ऑल्सो इंक्लूड इनटेंजिबल एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट विल फिक्स एसेट्स आर टेंजिबल। फिक्स एसेट्स जो होती है वो आपकी टेंजिबल ही होती है। फिर आपके कुछ यहाँ पे डिटेल के बारे में बताया गया है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं कैपिटल एसेट्स और फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट रहेंगे। अगर हम बात पॉइंट की हम बात करते हैं डेफिनेशन की, डेफिनेशन के अंदर क्या आएगा, कैपिटल जो एसेट्स होती है आपकी वो उसकी जो एक्सपेक्टेड जो लाइफ होती है वो एक्सपेक्टेड लाइफ भी आपकी ज्यादा होती है। और अगर बात करें तो वो जो आपकी यूजफुल रहेगी बिजनेस के रिगार्डिंग,
ठीक है। यूजफुल किसके रिगार्डिंग रहती है? बिजनेस के रिगार्डिंग फॉर मोर देन अ ईयर, यानी कि 1 साल से ज्यादा साल के लिए होती है। एंड कॉस्ट भी ज्यादा रहेगी आपकी देन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो फिक्स एसेट्स के अंदर आपकी लॉन्ग टर्म टेंजिबल एसेट्स इंक्लूड होती है, ठीक है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। फिर हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के बेस पर भी हम डिफरेंस कर लेते हैं, क्या डिफरेंस होगा एग्जाम्पल के बेस पे, आइए देखिए। डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, क्या क्या डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस के अंदर कैपिटल जो एसेट्स होती है उसमें आपकी होम, कार, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, स्टॉक, बॉन्ड्स, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है। अगर हम फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर बिल्डिंग आ जाएगा, कंप्यूटर इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, फर्नीचर, लैंड, मशीनरी एंड व्हीकल्स, ये आ जाते हैं आपके फिक्स एसेट्स के अंदर। नंबर 3 हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। कंपनी कैन डेप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स टू अकाउंट फॉर वियर एंड टीयर। जो नॉर्मली जो टूट फूट होती रहती है उसके ऊपर जो भी वैल्यू डिक्रीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है? व्हाट इज सब्सिडरी, व्हाट इज गारंटर, व्हाट इज मॉर्गेज एंड व्हाट इज फ्यूचर मार्केट। तो इन सब के बारे में आपको डिटेल से लिखना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से जब आप डिटेल से लिखोगे क्वेश्चन के अंदर तो आपका जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का बन जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, 10 या 15 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा। सो इसी टाइप के जो आपके क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर आते हैं और इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जो भी क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, मेन इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है, जो भी आपसे पूछा गया है फर्स्टली आप उसको बताओगे, ठीक है। जितने भी वर्डिंग में बता सकते हो कोशिश करो कि लॉजिक से आंसर दो, कोई भी ऐसे नहीं लिखना कि ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ऐसी बात नहीं लिखनी। जो लॉजिकल तरीका जो एक होता है उसको जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें आपको पता लगने लग जाएगी, ठीक है। जैसे कि अब सब्सिडरी के बारे में पूछ रखा है कि सब्सिडरी क्या होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो होती है वो पॉलिसीज बनाती है, ऑफर देती है, कोई भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसकी हेल्प के लिए जब ऑफर दे रही है वो पॉलिसी बनाती है, ठीक है। सो वो जो पॉलिसी होती है, वो जो ऑफरिंग दी जाती है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इम्पोर्टेंट होता है कि जो कंपनी होती है या फिर जो बिजनेस होता है उससे बेटर रिजल्ट मिले। एक जो सब्सिडी होती है वो फाइनेंशियली हेल्प करती है, कंसेशन रेट से उनको लोन वगैरह मिल जाता है, या सब्सिडी के अंदर बेसिक होगा कि जहां पर कोई भी जो बिजनेस है उसकी हेल्प की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट मे डू दिस टू हेल्प द बिजनेस कंटिन्यू ऑफर प्रोडक्ट एंड सब्सिडीज रेट एंड प्रिवेंट प्राइस हाइक्स, यानी कि ज्यादा जो प्राइस होने से बचाती है, उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर दी जाती है। सम टाइम क्या होता है, कुछ सेट ऑफ या फिर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, उससे बचाने के लिए भी जो गवर्नमेंट है वो बिजनेसमैन को सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है, तो वो क्या होता है आपका सब्सिडी होगा। नंबर 2 की हम बात करते हैं, फिर गारंटर की बात करेंगे। गारंटर कौन होता है? देखिए ये सारी जो चीजें हैं वो हमने कंटेंट के अंदर कवर अप कर रखी है। जिन स्टूडेंट्स ने भी बैच के अंदर इनरोलमेंट कर रखा है उन सभी स्टूडेंट को पता होगा कि हमने जो कंटेंट कर रखा है उसके अंदर सारी की सारी चीजें हमने डिटेल से पढ़ रखी है। सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वही सब चीजें आप सीख रहे हो। और डेली रूटीन में प्रैक्टिस जरूर कीजिए, डेली रूटीन के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन जरूर लिख के देखिए, क्योंकि वहां से क्या होगा, वहां से आपकी प्रैक्टिस होगी। और डेली के डेली जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उन सब चीजों के हैबिचुअल हो जाओगे जब तक आपका एग्जाम होगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम जब जिन भी स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है एग्जाम को तो उनका भी स्ट्रेटेजी यही रहा है, उनका भी हमने इसी तरीके से करवाया है। ये नहीं है कि आपको अलग करवा रहे हैं, उनको कुछ अलग करवाया है। अब तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस के साथ करेंगे। कुछ स्टूडेंट तो वो भी है जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर भी एग्जाम दिया है और इस बार भी वो एग्जाम दे रही हैं। तो लास्ट का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसी एक्सपीरियंस को साथ में रखते हुए हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। सो हमारे लिए तो और भी बेटर होगा कि हमने एनालाइज कर रखा है क्वेश्चंस पेपर को, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है। ओके, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा जो बैच है वो इंटरव्यू तक का भी बैच हमने लिया है, लास्ट एंड फाइनल स्टेज तक स्टूडेंट्स के सिलेक्शन तक हम साथ रहेंगे, ठीक है। तो अभी हमारी सब्जेक्टिव की ही बारी है, तो हमने सब्जेक्टिव पेपर को क्लियर करना है, सब्जेक्टिव की ही हमें प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले हमारा फोकस यहीं पर रहेगा। सो गारंटर की अगर बात करते हैं तो गारंटर कौन होता है? डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज होती है। कोई भी जब आप हैवी लोन लेते हो ना तो वहां पर एक गारंटर की जरूरत होती है। अब गारंटर पर्सन कौन होगा? गारंटर वो पर्सन होगा, वो एक इंडिविजुअल आप बोल सकते हो, जो कि आपके बिहाफ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है।
इन फ्यूचर अगर जैसे मान लीजिए ए पर्सन है, बी पर्सन है और सी पर्सन है। ए पर्सन क्या करता है, ए जो पर्सन है वो क्या करता है, लोन लेता है किससे, बी से। बी से क्या लेता है, लोन लेता है। अब बी कहता है कि मैं लोन आपको तभी दूंगा जब जो सी है वो आपके बेस पर गारंटी लेगा। ठीक है, बी ने ये डिमांड रख दी कि जो सी है अगर वो गारंटी लेगा कि आप मेरा लोन जो है वो टाइम पर पे कर दोगे तो ही मैं आपको लोन प्रोवाइड करूंगा। सी ने बोला कि ठीक है, सी ने क्या प्रोवाइड कर दी, गारंटी प्रोवाइड कर दी। सी बोला, सी यहाँ पर गारंटर है। सी बोला कि ठीक है, अगर इन फ्यूचर अगर ए आपकी पेमेंट नहीं करता है तो ए के बिहाफ पर मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा, और जो सी पर्सन है वो आपका कहलाएगा गारंटर। यही कंसेप्ट होता है मेन। अगर आपसे इतना अगर पूछा गया तो इतना बता दीजिए, आप एक एग्जांपल भी इसका लिख के आ सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आते हो या किस टाइप से क्वेश्चन को आपको दिया गया है। अगर मान लीजिए आपसे 3 से 4 अगर कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं तो वैसे ही कवर अप हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, बट मान लीजिए एक ही कंसेप्ट पूछा गया है तो उसको आप थोड़ा सा लेंथी या फिर थोड़ा सा अच्छे तरीके से कैसे शो ऑफ करोगे, तो उस क्वेश्चन के बारे में लिख दीजिए और उसके बारे में एक एग्जांपल दे दीजिए अच्छा सा जो समझ में आ जाए एग्जामिनर के। देन नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट, मोर्गेज। मोर्गेज क्या होता है, कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए ना हम लोन को, डेब्ट को, लाइबिलिटी को अनअवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऐसे होते हैं कि जो अनअवॉइडेबल होते हैं, जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी जो बिजनेस है उनको ये नहीं कि हमारे पास कैश है पूरा का पूरा तभी हम बिजनेस को चलाएंगे, लोन के, डेब्ट और लाइबिलिटी के बिना नहीं चलता। ठीक है, सो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जानना हमारे लिए कि हम किस तरीके से लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। कोई भी जो बिजनेस होता है इंडिविजुअल होता है, हैवी लोन लेता है, बैंक से ले सकता है या फिर थर्ड पार्टी से भी ले सकता है। ठीक है, एंड जब भी हम लोन वगैरह लेते हैं तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लेता है बैंक। अब जो सिक्योरिटी होती है वो आपकी प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी हो सकती है, लैंड की फॉर्म में भी हो सकती है, और कोई ना कोई सिक्योरिटी के फॉर्म में भी हो सकती है, जिसके जो पेपर है वो बैंक अपने पास रखता है या फिर जो थर्ड पार्टी होती है वो अपने पास रखती है। कब तक रखेगी, वो तब तक रखेगी जब तक आप लोन की अमाउंट पे नहीं कर देते हो। उसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं मॉर्गेज। नेक्स्ट आता है फिर आपका फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट हम करते हैं अलग अलग तरीकों से। जब बिजनेस के अंदर हमारे रिवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए उसको हम बोलते हैं फ्यूचर मार्केट। अब फ्यूचर मार्केट क्या होती है, जहां पर सिक्योरिटीज की बाय और सेलिंग की जाती है फ्यूचर डेट के लिए, जिसको हम बोलेंगे फ्यूचर मार्केट। जो प्राइस होता है इस, अब फ्यूचर मार्केट के अंदर होता क्या है, प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी रिमेन द सेम। प्राइस जो रहेगा सिक्योरिटी का वो सेम रहेगा, जो भी आपका करंट प्राइस है वो आपका सेम रहेगा, बट जो डिलीवर किया जाएगा वो आपका लेटर डेट को किया जाएगा, यानी कि बाद की डेट को किया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर मार्केट हम बोलेंगे। ये जो ट्रांजैक्शन होती है या जो फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आपके प्रॉफिट अर्निंग के लिए किए जाते हैं, ताकि आपको कोई भी फ्लक्चुएशन हो तो उसकी आपको रिस्क लेने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए हैं कि और ये सब भी हमने देखा है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट बिजनेस। बिजनेस के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, क्या रोल रहेगा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का। A business is an organization that produce or buy or sell goods and services। एक बिजनेस क्या होता है, जहां पर कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसकी बाइंडिंग और सेलिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग प्रॉफिट बनाने के लिए। क्योंकि कोई भी बिजनेस जब किया जाता है तो वो आपका प्रॉफिट अर्निंग मोटिव के लिए ही किया जाता है, कि हम ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से प्रॉफिट अर्न करें। ठीक है, गोल क्या रहेगा, बिजनेस का एम रहता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, मेक अ प्रॉफिट एंड मीट द नीड इन द सोसाइटी। सोसाइटी की जो भी नीड है उसको फुलफिल करना। नंबर 2 एक्टिविटीज आ जाता है। एक्टिविटीज के अंदर आपकी कॉमर्शियल होगी, इंडस्ट्रियल होगी, प्रोफेशनल एक्टिविटी होगी। टाइप की अगर बात करते हैं तो आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकता है, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड भी
हो सकता है वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बिजनेस को प्रेफर करते हो। इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, बिजनेस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इनोवेशन होता है, वेल्थ जनरेशन, जॉब क्रिएशन एंड ग्लोबल ट्रेड। ठीक है। बिजनेस के अंदर रिस्क तो होता ही है, आपको भी पता है कि जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना जो है वो बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, जितना कम रिस्क लोगे उतना आपका प्रॉफिट कम होगा। बट ये नहीं है कि रिस्क इंक्लूड है तो यहाँ पर आपकी जो है सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, कोई गारंटी नहीं होती क्योंकि बिजनेस के अंदर रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही होता है। बट अगर ज्यादा रिस्क लेते हो तो वहां पर हायर पॉसिबल रिवॉर्ड, यानी कि ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है रिवॉर्ड की, बट अनप्रडिक्टेबल है। कोई आप पहले से गारंटी नहीं दे के चल सकते कि हमने जो बिजनेस को स्टार्ट किया है वो आपका सक्सेस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रोल पूछा गया है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का क्या रोल रहता है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं क्या रोल बताया गया है। There are various department that assist in smooth functioning of a business। कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक अलग रोल होता है जो कि रोल प्ले करता है। सभी जो डिपार्टमेंट होते हैं अपना अपना रोल प्ले करते हैं, बट हर एक डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना जरूरी होता है। हर एक डिपार्टमेंट के साथ आपस में यानी कि उनका जो अच्छा एक कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करे। ठीक है। पब्लिक रिलेशन क्या बोलते हैं कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि आपका पब्लिक के साथ कैसा रिलेशन है। जितना आपका पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन होगा आपके बिजनेस की इमेज उतनी ही अच्छी होगी पब्लिक के अंदर। सो नेक्स्ट देखिए, दे मैनेज मीडिया रिलेशन, वो मैनेज करते हैं मीडिया रिलेशन, हैंडल पब्लिसिटी, आंसर पब्लिक इंक्वायरी, कोऑर्डिनेट कॉन्फ्रेंस, ट्रैक एंड एक्सेस मीडिया कवरेज। यानी कि हर जगह पर जब आप का जो पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन होगा तो आप सभी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं कोऑर्डिनेट करोगे, और जो भी पब्लिक के साथ हमें डीलिंग करनी है वो भी हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। मैनेज करते हैं गेस्ट रिलेशन, विजिट एजेंडर्स एंड टूर, प्रिपेयर ब्रांचेस एंड अदर कम्युनिकेशन मटेरियल एंड मार्केटिंग पब्लिसिटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे कि हमारा जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है उसका क्या रोल रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट रोल रहेगा पब्लिक रिलेशन का, क्योंकि पब्लिक जो होती है वही हमारे बिजनेस को ग्रो करती है। नेक्स्ट देखिए, फिर सेवंथ क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हाट इज द बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ क्या होती है और आप फ्री ट्रेड से क्या समझते हैं। बिजनेस ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो बिजनेस ग्रोथ जो होती है कंपनी की प्रोसेस होती है एक, जहां से हम कंपनी की जो सेल होती है या फिर जो ऑपरेशन यानी कि जो भी आपका ऑपरेटिंग कर रहे हैं कोई भी गुड्स के रिगार्डिंग, तो उसको ग्रो करने के रिगार्डिंग आप बोल सकते हो, वही हमारी ग्रोथ होगी कि जहां पर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, आप एक तरीके से ये बोल सकते हो। क्योंकि कोई भी जो बिजनेस होता है उसकी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है कि जैसे इंट्रोडक्शन स्टेज होगी आपकी, देन ग्रोथ स्टेज, मेच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइन स्टेज। ठीक है, तो ये हर एक स्टेज से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ग्रोथ कब होती है, जब आपका जो बिजनेस है वो ज्यादा से ज्यादा फैल रहा है एरिया के अंदर, जिसका शेयर जो मार्केट के अंदर ज्यादा हो रहा है। कुछ करेक्टरिस्टिक होती है किस किस के बेसिस पर ग्रोथ होगी, आपकी सेल इंक्रीज हो रही है, आपका कस्टमर बेस बना हुआ है, मार्केट शेयर इंक्रीज है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज एंड एम्प्लॉय हेडकाउंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर बात करते हैं बिजनेस ग्रोथ की। कंपनी की वैल्यू जो है वो अच्छी होगी आपकी। बिजनेस ग्रोथ की हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है कंपनी के रिगार्डिंग क्योंकि ये मेंटेन करता है मार्केटिंग कम्पिटिटिवनेस और कस्टमर रिलीवेंस, यानी कि जो कस्टमर है वो उनके लिए किस टाइप का जो प्रोडक्ट रिलीवेंट रहेगा, कस्टमर की नीड को फुलफिल करने वाला होना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट आपकी कंपनी बनाए जिससे कि कस्टमर फुली सेटिस्फाई हो, क्योंकि एक सेटिस्फाई जो कस्टमर होता है वो आपको आगे फर्दर और भी कस्टमर प्रोवाइड करता है। देयर आर मैनी वे टू अचीव अ बिजनेस ग्रोथ। किस तरीके से हम बिजनेस ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं, यहाँ पर एक एडिशन कर दिया गया कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो बातें आपको यहाँ पर बता दी गई है। कोई भी क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो वहां पे ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर आप उसके अंदर कुछ एडिशन करना चाह रहे हो तो उसके अंदर कुछ लॉजिकल एडिशन कीजिए। लाइक आप बिजनेस ग्रोथ के बारे में पूछा था आपसे, तो बिजनेस ग्रोथ के क्या क्या
वे है जिससे कि आप बिजनेस ग्रोथ को अचीव कर सकते हो। अपनी प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड करना, न्यूट्रिंग अ लार्ज कस्टमर बेस, इंक्रीजिंग द कस्टमर रिटेंशन जो रेशियो है, यानी कि एक बार तो कस्टमर आपका जो प्रोडक्ट है वो परचेज करके ले गया, अब कस्टमर को आप ही के प्रोडक्ट पर रखना वो आपकी जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से आप कोई भी कस्टमर को रिटेन करके रख सकते हो। डेवलप करना नया प्रोडक्ट, इंप्रूव करना सेल और मार्केटिंग, ब्रांड रेपुटेशन को इंक्रीज करना, इन्वेस्टिंग इन अ न्यू टेक्नोलॉजी और ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है बिजनेस, एक अच्छी बिजनेस ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं फ्री ट्रेड के बारे में। हम पढ़ेंगे फ्री ट्रेड क्या होता है। आइए देखिए, फ्री ट्रेड क्या होता है, जहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती है। बिजनेस के पास बिजनेस ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कहीं पर भी कोई भी जो सामान है उसको परचेज सेल कर सकते हो। फ्री ट्रेड पॉलिसी वहां होती है जहां पर गवर्नमेंट जो है वो परमिट दे देती है फ्री मूवमेंट करने का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट दैम। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं लगाई जाती है। अगर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी तो जो नया एरियाज है, जो नई मार्केट है, वहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कोई भी प्रोडक्ट को सेल और परचेज करने के लिए। ठीक है, सो वहां पर आप हाई क्वालिटी के जो प्रोडक्ट या फिर सही प्राइस में भी आप सेल कर सकते हो, जिससे कि आपको भी प्रॉफिट इंक्रीज होगा और आपका जो बिजनेस है वो ग्रो होगा। ठीक है, सो आज के लेक्चर के अंदर हम इतने ही क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर बताइए, और एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड सर्कल के अंदर है वो भी बैच के अंदर इनरोल कर सके। और मैं बता दूं आपको इनरोलमेंट किस तरीके से करना है। आपको डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी नाम की आपको जो ऐप है वो प्ले स्टोर में मिल जाएगी। प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर लीजिए और ऐप के अंदर जो आपका बैच दिया गया है, सब्जेक्टिव बैच दिया गया है आपका, सो उस बैच के अंदर जाके आप इनरोल कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स ने इनरोल कर रखा है बहुत अच्छी बात है, बट जिन स्टूडेंट्स ने इनरोलमेंट नहीं कर रखा है वो जल्दी से इनरोल कर लीजिए। और सब्जेक्टिव पेपर के रिगार्डिंग जितने भी वीडियोस है वो सारे वीडियोस देखिए। डेली बेसिस पर एक या दो क्वेश्चन जरूर लिखिए। जितना लिखोगे, जितना क्वेश्चंस को समझोगे, जितना आप देखोगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रखा है, उतना ही बेटर तरीके से सीख पाओगे। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी आपका एग्जाम हुआ है पीजीटी कॉमर्स के रिगार्डिंग, जो उन स्टूडेंट्स को हमने करवाया है उसी तरीके से उन्हीं के एक्सपीरियंस के साथ हम आपको ये बैच प्रोवाइड करवा रहे हैं, और उसी के जैसे हम आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करवाएंगे। यहाँ से आपका जो है यही बैच से आपका 15 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है एज अ पीजीटी टीचर, सिलेक्शन हुआ है। सो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि कंटेंट यही रहता है, क्वेश्चंस यही रहता है, करने का सीखने का जो तरीका है वो आपको सीखना है। सभी आप वेल नोन हो, सबको पता है, नॉलेज है, बट हाँ यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको पीडीएफ मिलेगी ना, पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नेम रहेगा डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी ही रहेगा। वहां पर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वहां से आके जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, डेमो देख सकते हो। ठीक है, पीडीएफ भी देख सकते हो। तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो 8708021109 पर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।